जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी एसएससी जीडी 2022-23 के लिए टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी। जीके का हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं। साथियों, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि एसएससी जीडी क्या किसी भी एग्जाम के अंदर जीके वाला पोर्शन सबसे ज्यादा टफ होता है। दोस्तों, हम आपके सामने ऐसी सीरीज लेकर आए हैं। आप यकीन मानिएगा साथियों, अगर आप प्रतिदिन वीडियो देखते हैं और 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो साथियों आपको मैं बता दूं, एसएससी जीडी में आपको जीके में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इससे क्या होगा, जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों चलते हैं आज का पहला प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी। सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, एनालिसिस करना, ध्यानपूर्वक समझना। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका गाय। गाय इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी और पक्की ईंटें थी, उनकी कलाकृतियों में दोस्तों गाय का जो है चित्र अंकित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? दोस्तों वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो बालाकोट है, बालाकोट दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल जो था भारत में नहीं था। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, ये जो बालाकोट है, ये बालाकोट दोस्तों याद रखना पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है बालाकोट किस देश के अंदर है, तो पाकिस्तान, इसे याद रखना। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर की ओर और 3 नंबर आपके सामने यह रहा। 3 नंबर की यदि हम बात करें, 3 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? अति महत्वपूर्ण लगाइए दोस्तों, वैदिक काल के जो लोग थे किस फसल का ज्ञान इनको नहीं था? यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया तो याद रखना तंबाकू। दोस्तों तंबाकू की खेती का ज्ञान इन लोगों को नहीं था वैदिक काल। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सही जवाब हो जाएगा। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर की ओर। 4 नंबर वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइएगा, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है भानुगुप्त। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। एरन जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना दोस्तों कि जो एरन है ये कहां पर है? सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे ये स्थित है। यहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जो 510 ईस्वी का है। दोस्तों ये जो अभिलेख है, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था ये 510 ईस्वी का है, ये भी आपको याद रखना। और भानुगुप्त का ये अभिलेख कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों, एरन अभिलेख भानुगुप्त से रिलेटेड है। सी वाला सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था हमें यह बताना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। साथियों में ऑप्शन पढ़ने से क्या होता है, समय खराब होता है, इसलिए बिल्कुल भी मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। तो याद रखना, यहाँ पर बोला गया गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, तो जो सही जवाब हो जाएगा साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, इसलिए यह प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? जूट का जो क्षेत्र है दोस्तों, जूट याद रखना, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आप लोगों को बताना है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जूट याद रखना, सबसे उपयुक्त मिट्टी जूट के लिए होती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ पर यदि बात करें, अति महत्वपूर्ण एक फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जूट उत्पादन में जो भारत है दोस्तों, जूट उत्पादन में जो हमारा देश इंडिया है ये पहला स्थान रखता है। जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? एग्जाम में ये आ सकता है तो आपको बताना है पहला स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर अति महत्वपूर्ण लगाइएगा, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? मतलब दोस्तों आप समझिए, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यानयन बल।
प्रत्यानयन बल के द्वारा स्प्रिंग अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौट आता है। तो प्रत्यानयन बल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का होता है समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान वेग होता है, समान बल होता है। तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। यानी बी वाले में क्या लिखा है, समान त्वरण होता है। यानी कि आप समझिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या होता है, समान त्वरण होता है। ये जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है। मतलब यहाँ पूछा गया एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। यानी कि द्रव्यमान पर एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता निर्भर करती है। ये बात आपको याद रखना है। 10 नंबर चलिएगा। 10 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। बताना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने इसकी सबसे पहले खोज की थी। तो याद रखना हेनरी हेनरिच हर्ट्ज इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा 10 नंबर से याद रखना, हेनरी हर्ट्ज ने क्या किया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज करी थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं नाम है आइंस्टीन का नाम आप सबने सुना होगा। आइंस्टीन ने क्या किया था 1921 के अंदर इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करी थी। याद रखना आइंस्टीन ने क्या किया था, इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या करी थी, खोज व्याख्या करी थी। इसके लिए साथियों आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आइंस्टीन को याद रखना नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये पूछा जाए कभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की, आइंस्टीन ने। कब की, 1921 में। और बाकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो खोज की थी दोस्तों हेनरी हर्ट्ज, यानी बी वाला सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अति महत्वपूर्ण लगाइए, किण्वन सही जवाब हो जाएगा। जो शराब का निर्माण होता है दोस्तों ये किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ए वाला। बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मोस्ट आईएमपी लगाइए, आईएमपी। दोस्तों आईएमपी किस लिए है, इसलिए आईएमपी हो गया है सिख धर्म, यानी कि आप सभी जानते हैं वेरी मोस्ट आईएमपी होता है। ठीक है, सिख के 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव के बारे में आपको बताना कि ये किसके समकालीन थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है। तो याद रखना गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी मोस्ट आईएमपी एक फैक्ट याद रखना, सिख धर्म से सिख धर्म की स्थापना, दोस्तों सिख धर्म की स्थापना जो की थी गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी और गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको याद ही रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर में क्या लिखा है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हमें बताना है, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे इनका नाम है श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी को स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक माना जाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें, अति महत्वपूर्ण आईएमपी लगाइए साथियों, आईएमपी। कुछ पुराने महापुरुषों के नारे होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। किसने कहा था आराम हराम है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं आराम हराम है ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये नारा आपको याद रखना, इन्होंने कहा था कि आराम क्या है, हराम। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा वेरी मोस्ट आईएमपी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले। दोस्तों पिछले पार्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था
लद्दाख का पूछा गया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं, तो ये याद रखना 2 जिले हैं टोटल। ए वाला सही जवाब हो जाएगा लद्दाख में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मेरी आप समझिएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले हैं। एक का नाम है दोस्तों लेह, एक का नाम है लेह और दूसरे जिले का नाम अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना वो है, पहले दूसरे का नाम है कारगिल। कारगिल दोनों ये जिले किस केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों, तो याद रखना लद्दाख में पड़ते हैं, लेह और कारगिल। इससे पहले हमने पढ़ा था एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, और जम्मू आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर बनाया और एक लद्दाख बनाया। लद्दाख में 2 जिले हैं दोस्तों, और उसके बाद याद रखना जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसमें 20 जिले हम लोगों ने कल पढ़े थे, टोटल 20 जिले हैं, तो वो जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला नंबर 16 नंबर में पूछा गया डीओएस, डॉस का पूर्ण रूप क्या है, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है, एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो डॉस का दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं पूर्ण रूप क्या है, डॉस का जो पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी फॉर डिस्क होता है, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम, यह शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। 17 नंबर में लिखा है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है साथियों वो होता है 6 वर्ष के लिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। कभी पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन कि बताओ विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो आपको बताना दोस्तों 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष के लिए होता है। अब वेरी मोस्ट आईएमपी बात समझेगा, राज्यसभा की जो अधिकतम याद रखना सदस्य संख्या, अगर कभी पूछ ले राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बताओ तो आपको बताना है 250 होती है, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी, 250 अधिकतम सदस्य संख्या होती है राज्यसभा की। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 साल राज्यसभा का कार्यकाल, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर की अगर हम बात करें तो 18 नंबर में लिखा है निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है ये भी, है ना। तो आप लोगों को याद रखना साथियों राजेंद्र प्रसाद, भारत के जो राष्ट्रपति जी है राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया, यानी कि 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 बार राष्ट्रपति रहे। क्या नाम इनका आप याद रखोगे, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में लिखा है जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता है। 20 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी, से मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि, तो आप लोगों को याद रखना है जो मिट्टी के बने घड़े होते हैं उनका जल क्या होता है, ठंडा होता है। दोस्तों मैं बता दूं उसका कारण क्या है, घड़े में छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है, ये बात आपको याद रखना है। क्यों ठंडा होता है एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि घड़े में छिद्रों से जल बाहर आकर क्या होता है, वाष्पित होता है, तो मिट्टी के बने घड़े में जल क्या हो जाता है, ठंडा होता है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्रतिदिन लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन इस क्लास के साथ जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपकी एग्जाम तक 15 मिनट 20 मिनट जितनी भी देर की क्लास होती है आप जरूर देखा करें, कहीं ना कहीं इस क्लास से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।